बेने सर क्या कहिएगा? देखिए ये वैसे ही है कि मतलब हम करें तो रामलीला है और वो करें तो कैरेक्टर ढीला है। और मैं इस पे नहीं, ये ठीक है, ये तो कहने के लिए है, लेकिन कुल मिलाकर जो प्रस्तुतियां हम देख रहे हैं, लंबे वक्त से संसद में जितनी चीजें चल रही हैं, सारा का सारा स्पष्ट कर रहा है कि आपने अब उसको समझना ही बंद कर दिया है। आप उसकी गरिमा, उसकी मर्यादाएं, लेकिन अब उससे ऊपर दिखना, साफ तौर पर। एक टिप्पणी आपकी। संजीव जी देखिए, थोड़ा खेलों से अगर तुलना करके देखेंगे तो देखिएगा कि जो मजबूत पहलवान होते हैं या मजबूत जो बॉक्सर होते हैं, उनको प्रैक्टिस करने के लिए भी मजबूत पहलवान या मजबूत बॉक्सर चाहिए होते हैं, तभी उनका अभ्यास सही होता है। ऐसे ही अगर आपको लोकतंत्र को मजबूत करना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि विपक्ष भी उतना ही मजबूत हो, उतना ही उसको वक्त दिया जाए, उतना ही उसका मान रखा जाए। जबकि कोशिश ये हो रही है कि जो विपक्ष है, विपक्ष के नेता को लगातार उसकी कद को, उसकी गरिमा को कमजोर किया जा रहा है। हमारे सामने पुराने जितने उदाहरण हैं नेताओं के, देखिए कोई लोकतंत्र उतना ही बड़ा होता है जितना उसके नेता बड़े होते हैं, है ना? तभी वो चीजों को एकोमोडेट करते हैं, तभी हम इतना जवाहरलाल नेहरू को याद करते हैं कि वो सिर्फ संख्या बल से चीजें नहीं निर्धारित होती। मैं एक जगह पढ़ रहा था जिसमें में लिखा हुआ था कि एक बार संसद में राजगोपालाचारी और नेहरू जी के बीच किसी बिल को लेकर के बात हुई, तो नेहरू जी ने कहा कि सी द नंबर्स आर इन माय फेवर। तो राजा जी ने जवाब दिया बट द रीजन इज इन माय फेवर, और नेहरू जी ने उनकी बात मान ली, उस अमेंडमेंट को एकोमोडेट किया। और बाकी तमाम उदाहरण है। और संसदीय जो परंपराएं है उसमें भी आप देखिए कि किस तरह से विपक्ष अपनी बात बगैर इसके कह पाए कि हर बात जो है सरकार को अपनी नाक का सवाल लगे, तो उस हिसाब से नई चीजें, कॉल अटेंशन मोशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, ये सब चीजें 53 के बाद शामिल की गई जो पहले नहीं थी, है ना? मतलब एक स्वस्थ लोकतंत्र जब आप बनाते हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि जो है उसमें लगातार आप इस बात का अभ्यास करें कि जो जो डिफरेंट वॉइसेस हैं, जो वॉइस ऑफ डिसेंट भी है, उनको भी उनकी मर्यादा दी जाए। ये नहीं किया जाए कि उनका चरित्र हनन किया जाए। तो ये बड़ा, और आप देखिए कि कैसा पहले से ही वो बता रहे हैं कि देखिए लोग हमारे पास जो पहली बार के सांसद है आकर के कहते हैं कि संसद नहीं चलने दिया जाता है। नड्डा साहब कह रहे हैं कि भाई आप और 30 साल आपको विपक्ष में रहना है, आपको बोलना ही नहीं आता है, विपक्ष किस तरह आगे अपने आप को लाए, तो आप हमसे ट्यूशन ले लीजिए। और तमाम चीजें जब आप अपना आपा खो दे देते हैं और ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो लोकतंत्र के हित में नहीं है, तो ये जो है वो गलत है। अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी सही बात नहीं कर, तो उनसे कम से कम संवाद तो करिएगा। आप उनको खारिज क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी समझ नहीं है। अरे भाई, विपक्ष अगर है वो आपकी आलोचना तो करेगा ही, देश के अंदर और देश के बाहर भी करेगा, पर हर बात को जो सरकार की आलोचना है उसको देश की आलोचना क्यों बना रहे हैं? बिल्कुल लुई 14वें की तरह कि आई एम दी स्टेट, आई एम दी नेशन। ये जो है वो बड़ा ऐसा तेवर है जो लोकतंत्र के मिजाज से तालमेल नहीं बैठता। तो उसको जो है हमको खास ध्यान रखना चाहिए कि कैसे चीजें संभलेंगी। क्या कहेंगे बेने सर, क्या कहिएगा? सर हम लोग को ये भी याद रखना चाहिए कि जो सरकार में एक मंत्री होता है जिसको पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर कहा जाता है, तो तो ये तो सीधा सीधा ये हुआ कि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो है उनके मन में कितनी इज्जत है राज्यसभा के अध्यक्ष की। क्योंकि अगर उनमें ये ऐसा होता तो अगर लोकसभा में हुआ तो राज्यसभा में भी उनको सूचित करना चाहिए था। निश्चित तौर पर। और दूसरी बात जो उत्कर्ष जी ने कहा कि पूरी सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटेरिएट को नहीं पता होगा, और अगर नहीं पता तो रिलेशन ऑफ ड्यूटी है। और ऐसा तो ये तो जो है वो सदन की अवमानना की तरह है ना। प्रिविलेज मोशन जो है मंत्री के अगेंस्ट में आना चाहिए। और
जो जब कोरम रहता है या नहीं रहता है तो घंटी बजती है, और जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस तो पहले से आते हैं, और उसमें दोनों की कैटेगरी बटी हुई है कि जो स्टार क्वेश्चन अगर रहेगा तो मंत्री को उपस्थित रहना है, उसकी 4-5 दिन पहले से आपको सूचना रहती है, उसका जवाब बनता है, आपको ओरल जवाब देना है, तो ये सारी प्रक्रिया तो पहले से है वहां पे। दूसरी बात ये कि जब कोरम नहीं रहता है तब तो घंटी बजती है कि कोरम नहीं है तो लोग को आया जाए। और जब ये वाला मसला कोरम का नहीं था, आज वाला मसला कोरम का नहीं। मैं वो बोल रहा हूँ कि जब अध्यक्ष कुर्सी पर बैठे तो शायद उनको मंत्रियों की पहचान नहीं रही हो। निश्चित उनको भी तो संसदीय परंपरा का ज्ञान होगा कि अगर सवाल पूछे जा रहे हैं, स्टार क्वेश्चन है, तो कोई मंत्री होना चाहिए, और अगर नहीं है तो उन्होंने शुरू में ही उसको पॉइंट आउट क्यों किया? जब विपक्ष के द्वारा पॉइंट आउट किया गया उसके बाद भी वो जो है वो लीव लेने की कोशिश करते रहे कि आई ऑर्डर की कोई आ जाए जल्दी से, और बाद में एडजर्नमेंट की मांग की गई तो फिर एडजर्नमेंट किया। कुल मिलाकर के ये है कि जो डायलॉग्स हैं वो डायलॉग्स बिल्कुल गायब हैं, और जो कम्युनिकेशन चैनल है वो बिल्कुल एक ही जगह से आ रहा है और वही जा रहा है। बाकी लोगों को कुछ ना सूचित किया जा रहा है, ना उसकी मर्यादा है। विनय जी, ये जो बिहार ने बहुत ताकत दी है, ऐसा कह सकते हैं, जैसा पहले चल रहा था कि कमजोर हो गए हैं 240 के बाद पे, लेकिन एक के बाद एक राज्य, और बिहार 200 प्लस। तो अब उसके वैसे तो आप मोदी और शाह के बिना होता नहीं, लेकिन संघ की जो था कि कहीं टांग मारना अड़ाना ये सारा कुछ, या वो दोनों एक सिक्के के दो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इस तरीके की बातें। कैसे इसको कैसे देखें, क्या डिकोड किया जाए? आप चलना वही है जैसा कह रहे हैं कि होगा, ओबीसी हो सकता है, संभावना है, और साथ में जो मोदी और शाह चाहेंगे पर्ची वहीं से आनी है, और कुछ नहीं है बीच में, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं। एक दो लाइन इसमें, फिर मैं और भी एक सवाल आप ही से करके मैं सुनील सर पे खत्म करूंगा। संजीव जी, एक तो ये हमको जानना चाहिए कि बीजेपी की जो राजनीति, जो सर ने भी कहा है, क्या वो ओबीसी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं या नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको ओबीसी से प्रेम है, उनका एम्पावरमेंट करना चाहते। सारे जगहों में आप देखिए वो ऐसे नेताओं को सामने लाते हैं, ये लाके चौंकाते हैं, जहां वो जो है वो ट्यूटलर या टोकन वो रिप्रेजेंटेटिव देते हैं, और सारी ताकत जो बैकवर्ड में, जैसे बैक ग्राउंड में नहीं जो नहीं, है वो सर इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं कि अगर कहीं योगी के पसंद का अध्यक्ष देना मतलब ताकत को दुगना करना, वैसे ही वो सिरदर्द बने ही हुए हैं दोनों के लिए, चाहे मोदी और चाहे शाह बने तो हुए हैं सबसे ज्यादा सिरदर्द। हाँ, लेकिन वो यूपी को डिस्टेबलाइज करना उनके लिए खतरे से खाली नहीं है ना, क्योंकि उनको पता है कि जो खेल जो है वो सारा बाहर आ जाएगा। बनारस को लेकर के वैसे ही बहुत सारी चर्चाएं हैं उनकी जीत को लेकर के, और जो स्टेट होता है, स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पास लॉ एंड ऑर्डर होता ही है, उनके पास पुलिस उनके पास में होती है, तो इसीलिए वो एक बड़ी कठिन स्थिति है। वो एक लड़ाई वो जो लड़ रहे हैं वो फूक फूक करके लड़ रहे हैं, है ना। पहले भी कोशिश हुई थी योगी जी के हाथ पांव बांधने की और नहीं बांध पाए थे, तो ये तो चलेगा। लेकिन बिहार की जीत के बाद जो है वो जरूर जो है उन दोनों को ज्यादा बल मिला है। वो नैरेटिव जो था कि बगैर संघ के कुछ नहीं कर सकते हैं या कमजोर हो जाएंगे, और तमाम आरोपों के बावजूद जिस तरह से उन्हीं लोगों को पावर दिया गया, दिलीप जायसवाल के खिलाफ कितने गंभीर आरोप लगे, सम्राट चौधरी के खिलाफ कितने गंभीर आरोप लगे, विजय सिन्हा किस तरह की छवि सामने रखे वो भी सब सामने है। इसके बावजूद उन्हीं लोगों को सामने रख करके वो सरकार चला रहे हैं, और शासन में आने के बाद जिस तरह की छवियां आ रही, जिस तरह के डंडे बरसाए जा रहे हैं सम्राट चौधरी के पुलिस के द्वारा, और उसकी कोई नोटिस नहीं है, वो दिखाता है कि उनका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा हुआ है। तो इसका असर जो है वो दिखेगा। राइट सर, मैं ये देखिएगा, ये सुप्रिया सिन्नेत्रे की जो चुनावी चंदे को लेकर आंकड़ेबाजी फिर हुई है, जाते हैं, कभी सोचा है तो सुनिए इन आंकड़ों को, जो कांग्रेस के ट्रेजरर अजय माकन ने संसद के नोट कैसे कमाए जाते हैं, कभी सोचा है तो सुनिए इन आंकड़ों को, जो कांग्रेस के ट्रेजरर अजय माकन ने संसद के पटल पे रखे हैं।
पिछले 20 सालों में बीजेपी का बैंक बैलेंस 88 करोड़ से बढ़कर 10,107 करोड़ हो गया। 88 करोड़ 10,107 करोड़। कांग्रेस का बैंक बैलेंस उस दौरान 34 करोड़ से बढ़कर 133 करोड़ हुआ। तो कहां से आ रहा है इनके पास इतना पैसा? भाई ये तो फकीर लोग थे, झोला उठा के चल देने वाले लोग थे। इनके पास पैसा आ रहा है चंदा दो धंधा लो जैसी स्कीम से, इलेक्टोरल बॉन्ड से। इनके पास पैसा आ रहा है कि कैसे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के केसेस बंद कराने हो, रेडें नहीं करानी हो तो लाओ पैसा दो। इनके पास तो हर तरह की जुगलबंदी से पैसा आ रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि एक लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल और मेन विपक्ष में, बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड द मेन ऑपोजिशन, पैसे का इतना बड़ा डिफरेंस, क्या एक लेवल प्लेइंग फील्ड है? यहां पर हमारे पास बैंक अकाउंट में 134 करोड़ है, बीजेपी के पास 10,107 करोड़ है, और फिर भी हम लड़ रहे हैं क्योंकि हम गांधी की पार्टी हैं। ये है भाषा। क्या कहेंगे आप? पहले संजीव जी ये इस तरफ इशारा करता है। देखिए, चुनावी चंदे को लेकर के मैंने भी पहली बार खबर जब की थी तो जो एनालिसिस किया था उसमें गोवा में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न था कि जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं तब जितना पैसा वो बीजेपी को देती थी उतना ही पैसा कांग्रेस को भी देती, दोनों को बराबर बराबर देती थी और अलग अलग कंपनियों के हिसाब से देती थी। तब शायद उनको ये था कि ये तो सरकार ये आएगी या वो आएगी। अब अगर विपक्ष को पैसा नहीं दे रही है, नहीं मिल रहा है, नहीं चंदे मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि भाई इनके पास सत्ता नहीं आनी है ना, और इनके पास अगर आनी है तो हमको वो फायदा नहीं होगा जो फायदा बीजेपी दे रही है ना। इसके बावजूद मैं वो जो टोन है सुनेत्र जी का, उसमें मैं थोड़ा एक क्वेश्चन ये लगाना चाहता हूं कि वो कह रहे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ठीक है ना, तो सिर्फ फिनांस एक नहीं तय करेगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड है कि नहीं। और अगर गांधी के रास्ते को आप मानते हैं तो गांधी जी ने जो है कांग्रेस को 54 मेंबरशिप की जो सारी जो गड़बड़ हुई है वो ये हुई कि पॉलिटिकल पार्टियां जो है अब लोगों से चंदा नहीं लेती। वो मेहनत कोई नहीं करना चाहता अध्यक्ष की, कोई 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये लेगा और लोग उनको सुनाए या उनसे पूछे हमारे चंदे का क्या। अब वो सीधा चेक से जो है कॉर्पोरेट हाउसेस से ले लेती है लोगों, और कॉर्पोरेट हाउसेस जो है उसके बदले बेनिफिट ले लेती है। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा और न्यायपालिका जो है उस पर कोई लगाम नहीं लगा रही, तो ये हमारे लिए खतरनाक स्थिति है। और कांग्रेस को इस बात को लड़ना चाहिए कि ठीक है उनके पास पैसे नहीं है तो उसको बैलेंस कैसे कर सकते, सिर्फ पैसे से चुनाव